Good morning, students. Today we will study about respiration, or we can say breathing. Okay. So what is respiration? Respiration in general may be defined as exchange of gases. What is exchange of gases means? Exchange of, that means inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. It is called respiration. What is respiration? Respiration means exchange of gases between body and atmosphere. So what किस तरह का एक्सचेंज होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन एक्सहेल करेंगे. इस प्रोसेस को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं. ये तो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर रेस्पिरेशन को डिफाइन किया, बट रेस्पिरेशन जो है वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है ना. रेस्पिरेशन की एक और डेफिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं. रेस्पिरेशन मे बी डिफाइंड एज, respiration is the biochemical process in which cells or tissue produce energy in form of ATP. What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. In form of ATP by the combination of oxygen and glucose, and as a result they produce metabolic wastes like water and carbon dioxide. So this process is known as respiration. This process is known as respiration. पहले हमने सिंपल डेफिनेशन को स्टडी किया. सिंपल डेफिनेशन क्या थी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. बट रेस्पिरेशन जो है actually it is a biochemical process in which cells or tissue produce energy in form of ATP by the combination of oxygen and glucose, and as a result they produce metabolic wastes like water and CO2. So this complicated process is actually known as respiration. क्या मतलब हुआ इतनी बड़ी डेफिनेशन का? इसको हम थोड़ा सा वापस से इलाबोरेट करते हैं. तो देखिए, हम लोगों ने जब डाइजेशन की बात की थी तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड देन असिमिलेशन होता है, तो उस असिमिलेशन के दौरान क्या किया जाता है? जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ग्लूकोज जो है, उसको कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उस पूरे ग्लूकोज को बॉडी की हर एक कोशिका तक पहुंचाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी ये बॉडी की अलग अलग सेल्स हैं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होगा. ये ब्लड कैपिलरी है और ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं फॉर एन एग्जाम्पल. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये ब्लड जो है, जो किससे लोडेड है? ग्लूकोज से लोडेड है ना. तो ये जो ब्लड यहाँ पे इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू आएगा, तो जब ये ग्लूकोज जो होगा वो इन कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू. तो ग्लूकोज जो है वो बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी अभी तक एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं हुई है. क्यों नहीं रिलीज हुई है? क्योंकि मैंने आपको, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो सारे के सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, है ना. वो आपस में जुड़े हुए हैं. कोई भी सिस्टम जो है वो इंडिविजुअली अपना जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता. तो अब क्या होगा? जब ये ग्लूकोज इस कोशिका तक पहुंच गया है, तो उसके बाद रोल आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो भी उसका भी जो ऑक्सीजन है वो भी किसके थ्रू? हर एक कोशिका तक पहुंचाई जाएगी, ब्लड के थ्रू पहुंचाई जाएगी. तो ये जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन भी लेके आएगा ये ब्लड जो है. तो अब क्या होगा? जैसे ही खाना डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो भी हर एक कोशिका तक पहुंचाएगी. तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब क्या होगा? इस सेल के पास ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है. दैट मीन्स दोनों बेसिक कंपोनेंट है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस.
ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट और पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, पहला प्रोसेस हुआ, किसकी प्रेजेंस में हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप हुआ, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होना शुरू हुई। ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, जिसकी वजह से पायरुवेट और पायरुविक एसिड बनेंगे। ये पायरुवेट और पायरुविक एसिड जो है वो किसमें जाते हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएंगे, या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जाएंगे, या टीसीए साइकिल के अंदर जाएंगे। एक ही चीज है ना, सब अलग अलग नाम है। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जाते हैं, और क्रेब्स साइकिल के बाद जो है वो हमारे बनेंगे, ये जो यहाँ से एंड प्रोडक्ट होगा NADPH और NADPH बनेगा और FADH2 बनेगा। तो ये जो हमारी एनर्जी करेंसी बनेगी, ये फिर फर्दर जो है वो कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ATP मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस होना कहाँ हो रहा है, ये सेल के अंदर हो रहा है। किसके बेसिक कंपोनेंट क्या रिक्वायर है, यहाँ पे ग्लूकोज चाहिए जो कि डाइजेशन के बाद मिला है हमें, और रेस्पिरेशन के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिला। तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रेजेंस में जो है मेटाबॉलिक साइकिल्स जो है वो शुरू हो जाएंगे, बायोकेमिकल प्रोसेसेस शुरू होंगे, जिसकी वजह से पहला प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। फिर सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो ये पायरुवेट बनेंगे वो क्रेब्स साइकिल में जाएंगे, और क्रेब्स साइकिल में भी कहाँ होगा ये क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल से फिर आपके एनर्जी करेंसी और बनेंगी NADPH और FADH2 के फॉर्म में, और ये जो है वो एंटर करेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लार्ज अमाउंट ऑफ ATP जो है यानी एनर्जी करेंसी जो है वो रिलीज होता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये सारा का सारा बायोकेमिकल प्रोसेस जो है दिस इज एक्चुअली नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो जो CO2 होगा वो फिर से वापस कहाँ डाल दिया जाएगा, ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा, और ये ब्लड जो है वो वापस लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर उस ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डाल दिया जाएगा एक्सहेलेशन के द्वारा। सो दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज एक्चुअली नोन एज रेस्पिरेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेल रेस्पिरेशन। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को? अब देखिए जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इट मे बी डिवाइड इनटू 2 phases. The process of respiration is actually divided into 2 phases. कौन सी phases होंगी वो? The process of respiration in animals occur in 2 phases. कौन सी 2 phases होती है? पहली देखिए आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वी कैन से वेंटिलेशन। दूसरी हो जाएगी आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन, और वी कैन से परफ्यूजन। क्या मतलब है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो 2 फेज में डिवाइड किया जाता है एनिमल्स में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन, और इंटरनल रेस्पिरेशन और परफ्यूजन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स तक पहुंचाई जाएगी, है ना, और लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचाया जाएगा। सो दैट मीन्स ये जो एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और बाहर एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस का, वही क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वी कैन से वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जो है वो, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, एयरेशन करना, है ना, यानी हवा को पहुंचाना। तो हम एयर को कहाँ पहुंचा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर, कौन से पार्ट में पहुंचा रहे हैं, लंग्स के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, वेंटिलेशन कहलाएगा, और किसकी हेल्प से होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी पैसेज की हेल्प से वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है। अब दूसरा प्रोसेस देखिए, दूसरी फेज देखिए, इंटरनल रेस्पिरेशन और परफ्यूजन।
इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होगा कि जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर है उसको ब्लड के थ्रू बॉडी की हर एक कोशिका में पहुंचाया जाए, और ये किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड परफ्यूजन। सो वेंटिलेशन किसकी वजह से होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हेल्प से होगा, और जो आपका परफ्यूजन है वो किसकी वजह से होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होगा। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक्चुअली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं और वेंटिलेशन और परफ्यूजन का काम करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हम हेडिंग डालते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है it is consist of two parts specialized for different purpose. It is consist of two parts specialized for different function. कौन से दो पार्ट है? यानी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं उनके कार्यों के आधार पर। तो पहला पार्ट होगा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा पार्ट होगा रेस्पिरेटरी शीट। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा पार्ट होता है रेस्पिरेटरी शीट। नाम से समझो इस बात को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और वी कैन से पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज एक ही बात है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहूं या रेस्पिरेटरी पैसेज कहूं, इससे क्या पता चल रहा है कि किस तरह से ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाया जाता है? रेस्पिरेटरी शीट पर पहुंचाया जाता है ना। मतलब ऑक्सीजन को किस तरह से, कौन से रास्ते से होते हुए हम लंग्स तक पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाएगा। और कहाँ पे एक्चुअल में लंग्स के अंदर, कहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, तो वो जगह क्या कहलाएगी? रेस्पिरेटरी शीट कहलाएगी। क्लियर? तो अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है या पैसेज जो है वो कई सारे पार्ट से मिलकर बना है। उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं देखिए। पहला पार्ट आता है आपका नेजल कैविटी और चैम्बर। नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर एक ही बात है। दूसरा पार्ट आता है इसके अंदर आपका फेरिंग्स। थर्ड पोर्शन जो आएगा वो है लैरिंग्स। फोर्थ होगा ट्रेकिया। नेक्स्ट 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। और लास्ट पार्ट होगा सेकेंडरी, टर्सरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो ये सारे के सारे पार्ट जो है वो किसके पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट है। रेस्पिरेटरी शीट के अंदर क्या हो जाएगा देखिए। रेस्पिरेटरी शीट के अंदर आएगा लंग्स एंड इट्स कवरिंग, पहला पोर्शन। सेकंड आएगा इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स। फिर थर्ड आएगा इसके अंदर एल्वियोलर डक्ट। नेक्स्ट आता है एट्रिया। फिर आता है एल्वियोलर सैक। नेक्स्ट आता है एल्वियोले। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स
स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग काम करने के आधार पर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड अनदर वन इज रेस्पिरेटरी शीट. अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है या रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसमें कई सारे पार्ट्स हैं या कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं. पहला होता है नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर, फिर आता है फेरिंक्स, फिर आता है लैरिंक्स, फिर ट्रेकिया एंड देन टू प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी एंड टर्मिनल ब्रोंकियल्स. तो ये सारे के सारे पार्ट जो है वो किसके पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के का पार्ट है ये. अब नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी शीट. तो इसमें क्या आएगा? लंग्स एंड इट्स कवरिंग विच इज नोन एज प्लूरा. उसके अलावा ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोली. तो मतलब समझ में आ रहा है आपको? दोनों पार्ट एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं? ये वाला हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट जो है वो एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड. क्लियर? तो ये वाला रेस्पिरेटरी शीट कहलाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाएगा. अब हम एक एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पहले डिस्कस करेंगे, उसमें एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है और कहाँ उपस्थित होता है. तो पहली हेडिंग रहेगी हमारी नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर जो होता है इट इज फर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. It is first of respiratory organ. It is consists of large irregular cavity separated by a septum. And form two nasal chambers. Both nasal chambers are lined with vascular ciliated columnar epithelium. Vascular ciliated columnar epithelium rich in mucus cell. ठीक है, तो देखिए नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर जो है, यहाँ से आपका जो नेजल पोर्शन वाला पोर्शन, नेजल कैविटी वाला पोर्शन है वो यहाँ से शुरू होगा एक कार्टिलेजिनस सेप्टम के द्वारा. जो आपका नेजल कैविटी है वो दो नेजल चैम्बर में डिवाइड हो जाता है. अब नेजल चैम्बर्स जो होते हैं हमारे वो क्या होता है? इट इज लाइंड विथ वॉस्कुलर मतलब हाई ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है ना. तो वॉस्कुलर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम रिच इन म्यूकस सेल्स. तो ये जो आपका नेजल कैविटी होगा या नेजल चैम्बर्स जो है दोनों, उसमें इंटरनल लाइनिंग जो होगी वो हाईली वॉस्कुलराइज्ड होगी है ना. उसके अलावा वहां पे छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं. तो और साथ के साथ बहुत सारी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं. तो ये जो चीजें हैं वो क्या हेल्प करेगी? तो ये नेजल चैम्बर जो होगा एक्चुअल में एक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है. कैसे एयर कंडीशनर की तरह काम करेगा? कि जो भी एयर हम इनहेल करते हैं उसका जो हमने एयर इनहेल किया तो उसका टेम्परेचर जो है जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ही हो. तो क्योंकि हमारे नेजल चैम्बर के अंदर क्या पाया जा रहा है? हाई ब्लड कैपिलरी नेटवर्क पाया जा रहा है. तो जो भी एयर हम इनहेल करते हैं तो वो क्या करेगी? अगर वो एयर ठंडी है ना, फॉर एग्जाम्पल 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे उस एयर का टेम्परेचर है, विंटर की बात करें अगर अपन, तो उस कंडीशन
क्या होगा, जब वो ठंडी एयर हम लोग नोज से अंदर लेते हैं तो क्योंकि हमारे नोज के अंदर क्या है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरी नेटवर्क पाई जा रही है, तो वो जो ब्लड है वो हीट किस में डालेगा, उस एयर के अंदर, और उस हीट का एयर का टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी के बराबर कर लेगा। तो पहला काम क्या करेगा, जो हमारा नेजल चैम्बर है या नेजल कैविटी है वो क्या करेगी, अंदर आने वाली एयर को गर्म करेगी। कितना गर्म करेगी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। दूसरा काम होता है, क्योंकि नेजल कैविटी के अंदर बहुत सारा म्यूकस पाया जाता है, स्टिकी म्यूकस होता है, तो जो एयर अंदर आएगी उसको मॉइस्ट करने का भी काम करेंगे, है ना। तीसरा काम जो है वो क्या करेगा, क्योंकि आपने देखिए नेजल कैविटी के अंदर क्या है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, और वो म्यूकस जो होता है वो स्टिकी नेचर का होता है। तो स्टिकी म्यूकस में जो भी हम लोग एयर अंदर लेते हैं, अगर उसके साथ कोई डस्ट पार्टिकल आ गया या उसके साथ कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई और पैथोजेनिक कंटेंट जो है वो एयर के साथ आता है, तो क्या करेंगे, ये जो सीलिया है उसको फिल्टर्ड कर देंगे, और साथ के साथ जो म्यूकस है वो अंदर आने वाली एयर को स्टरलाइज्ड भी करेगा। तो इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं ना, मुंह से एयर जो है वो अंदर लेते हैं। तो पेरेंट्स उनको क्या समझाते हैं कि नहीं, मुंह से नहीं लेना है, आपको नोज से इनहेलेशन करना है। ऑक्सीजन जो है एयर किससे अंदर लेना है, नोज से अंदर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारा नेजल चैम्बर जो है वो इतने सारे काम कर रहा है। उस एयर को क्या कर रहा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, उस एयर को मॉइस्ट कर रहा है, उस एयर को स्टरलाइज कर रहा है, उस एयर को फिल्टर कर रहा है। क्लियर। तो इसीलिए हम लोग जनरली सांस लेने के लिए बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि आप नोज से इनहेलेशन करो। इसके बारे में लिख लो, दिस रीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट acts as air conditioner. Because incoming air is warmed, moist, filtered and sterilized. During its passage through nose. ओके, तो आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नेजल चैम्बर तक बात की। आगे का जो ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।